आज हम बात करेंगे खीरे की खेती। खीरा जो फसल है वो व्यावसायिक फसल है, उस पर हम जानकारी देंगे। निम्नलिखित बिंदुओं पर सामान्य जानकारी: जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। सामान्य जानकारी के रूप में जो खीरा है वो इसका जो मूल स्थान भारत है। ये सब्जी व सलाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खीरा भारत में नकदी व जायद की प्रमुख फसल है। खीरे के फल में 96% पानी होता है। विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण एवं अन्य पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खीरा फसल का जो औसतन उत्पादन है वो 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ है। निम्न जानकारी: अगर मिट्टी की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी उसके लिए काफी उपयुक्त मानी गई है। पीएच मान इसका 5.5 से 6.8 होता है, जिसमें सारे जो धनात्मक और ऋणात्मक जो भी तत्व हैं उसमें मौजूद रहते हैं। इसकी जो उन्नत किस्में हैं, जो प्रजातियां हैं: पूसा भरका, स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण शीतल, पूसा संयोग, पंत शंकर, कीर प्रिया, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2, सायरा 934 इत्यादि। एवं संरक्षक खेती के अंतर्गत अगर हम खीरे की खेती करते हैं तो उसमें और भी उन्नत प्रजातियां जैसे युगशील वगैरह है, इसका वे किसान भाई इस प्रजातियों का जब संरक्षक खेती करेंगे तो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। बीज दर जो है वो संकर किस्म 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़, उन्नत किस्म का जो बीज दर है वो 1 किलो प्रति एकड़ अनुशंसित की गई है। जलवायु और तापमान की बात करें तो खीरे की खेती के लिए गर्म एवं सूक्ष्म जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। ये अत्यधिक निम्न तापमान और पाले को बिल्कुल सह नहीं पाती है। पौध वृद्धि के लिए जो तापमान है 25 से 35, फूल आते समय 25 से 30। सापेक्षिक आर्द्रता जो होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 60 से 70 और रात में 70 से 80 होना चाहिए। बुआई को जो समय है मैंने पहले ही बताया आपको कि ये दोनों साल में 2 बार लगाई जाती है, जून जुलाई में और दूसरा जायद में फरवरी मार्च में। बीजोपचार इसका करना जरूरी है। मैंकोजेब कार्बनडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से या कार्बोक्सिन और उसके साथ थायोमेथाक्सम जो है वो कीटनाशक के रूप में, थायोफेनेट मिथाइल पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो है ये भी एक बहुत अच्छा अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है जिससे हम इसका उपचारण कर सकते हैं। बात करें हम नर्सरी में जो पौध है इनको हम सीधे खेत में बुआई भी कर सकते हैं, नर्सरी में भी बोया जा सकता है। और बीज को ट्रे या छोटे पॉलीथीन बैग में बोना चाहिए। बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर ही गहरा बोना चाहिए। पौधे जब 3 से 4 सप्ताह के हो जाएं तो उसे हम खेत में प्रत्यारोपित करते हैं। फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित किया है। वो है रबी की फसल की कटाई, छटाई, गवाही के पश्चात गहरी जुताई करें किसान भाई। गहरी जुताई करने के बाद अंतिम जुताई करें और उसके पहले मिट्टी परीक्षण का कराना बहुत जरूरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर हम समाधान एग्रो की ओर से हम हमारे जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर हम किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण के आधार पर तकनीकी सलाह बताते हैं। रोटावेट करने के पहले गोबर की खाद जो 8 टन है इस पर ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास और माध्यम कल्चर अगर डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से उपचारित हो जाएगा। अच्छी प्रजाति का हमको चुनाव करना है। बीज को जो है वो रासायनिक, जैविक से अनिवार्य रूप से उपचारित करें। संभवतः बीज की ऊंची उठी हुई क्यारी में ही इसका हम रोपण या बुआई करें। पानी का प्रबंधन टपक सिंचाई से करें। टपक सिंचाई जब हम लगा रहे हैं तो उसमें पानी नियमित रूप से जाए, क्योंकि इसमें जो पानी है वो कम दबाव में लंबे समय तक पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। दूसरी बात है जो जल विलय खाद है उनका नियमित रूप से जब हम टपक सिंचाई लगा रहे हैं तो वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के द्वारा उसका उपयोग करें, फर्टिगेशन करें। और जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का ज्यादा से ज्यादा मतलब 75% जो है वो उसी का उपयोग करें। 25% जो आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक दवा, रासायनिक फफूंदनाशक, कीटनाशक का उपयोग करें। संबंधित कीट व्याधि प्रबंधन करें क्योंकि हमें हमारी फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से ऊपर रखना है। बात करते हैं पौधरोपण विधि की। कतार से कतार की दूरी 150 सेंटीमीटर, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर और ड्रिप का जो प्रवाह है वह 1 घंटे में 2.4 LPH मतलब लीटर्स पर आवर की ड्रिपर चपटी या गोल वाली हम लगा सकते हैं। बात करते हैं हम खरपतवार प्रबंधन की भी। आप देखेंगे कि हमने जो है मल्चिंग पे खीरा लगाया हुआ है। अगर हम मल्च शीट लगाते हैं तो इससे खरपतवार भी कम से कम उगती है, कम से कम बिल्कुल नगण्य मान लीजिए। पानी का वाष्पीकरण नहीं होता और सही तरीके से पौधे की वृद्धि और कीटवादी का प्रकोप भी कम होता है। पारंपरिक, यांत्रिक, रासायनिक विधि है। और अगर हम इसकी बात करें फफूंद अपने ये खरपतनाशकों की तो फ्लूक्लोरेलिन जो है वो 1 लीटर
हम जो है बुआई के पहले इसे दे सकते हैं, और अंकुरण से पहले और बुआई के बाद पेंडामेंटालिन 1 लीटर प्रति एकड़ से हम स्प्रे करते हैं। अब जिस विषय के ऊपर हमको जोर देना है वो है कीट एवं व्याधि प्रबंधन, जिससे कि इसकी आर्थिक नुकसान क्षमता काफी हो जाती है। इसके लिए हमें जो है जो कीट इसमें लगते हैं, कुकुम्बर बीटल आप देख रहे हैं, ये काटने वाला कीट है। इसके लिए बोयारा बेसियाना जैविक कीटनाशक के रूप में, नीम ऑयल जैविक कीटनाशक के रूप में, और स्पिनोसाइड जो है वो रासायनिक कीटनाशकों के रूप में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। सफेद मच्छर जो होता है व्हाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, इसमें नीम ऑयल 350 ppm 5 मिली प्रति लीटर, एसिटिमाप्रिड रासायनिक कीटनाशक के रूप में 20% SP 0.6 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेके छिड़काव करें। खेत के आसपास अगर खुली खेती करते हैं तो भी 10 पीला चिपचिपा कार्ड, अगर हम संरक्षित खेती करते हैं तो भी हमें 10 पीला चिपचिपा कार्ड लगाना अति आवश्यक है। लाल मकड़ी की शिकायत आती है, इसमें भी हम जो है जो पीला चिपचिपा कार्ड लगा रहे हैं उसमें भी हम नीम तेल का छिड़काव करें। उसके साथ जो रासायनिक कीटनाशक दवा है, सबसे पहले इथियन, उसके बाद प्रोपरगाइड, फिर स्पिरोमेसिफेन जो है, ये 3 दवाइयां इसके लिए रेकमेंड की गई है। थ्रिप्स जिसको हम चिड़ा मुड़ा कहते हैं, इसके लिए नीम ऑयल, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथाक्सैम, इनका छिड़काव करें। उसके बाद बात आती है फल मक्खी फ्रूट फ्लाई की, इसके लिए फ्रूट ट्रैप लगाएं 1 एकड़ में कम से कम 3। ग्रसित फल को तोड़कर खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। डाइमिथाइल मेलाथियान फेरोमोन ट्रैप जो है वो काटने वाले कीट के लिए, और फ्रूट ट्रैप जो है वो फ्रूट फ्लाई जो है वो खास करके जब हम जून महीने की कुकुम्बर लगाते हैं, ककड़ी लगाते हैं, उस समय ये जुलाई अगस्त महीने में ये फ्रूट फ्लाई अटैक करना शुरू करता है। कटवर्म जो है वो कटवा इल्ली बोलते हैं, इसके लिए फिर से हमने आपको बताया था कि फेरोमोन ट्रैप आप जो लगा रहे हैं वो कटवा इल्ली के ऊपर के लिए अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा अंडों को नष्ट हो जाएंगे। रासायनिक दवा के रूप में कार्बोसल्फान, थायोमेथाक्सैम और क्लोरोपाइरीफास, इनका हम शाम के समय जो है छिड़काव भी कर सकते हैं और इनकी पंप में लेके उसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। खीरे में लगने वाले जो रोग हैं उतने ही जरूरी हैं जितना कीट है। चूर्णित आसिता जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, जिसको भभूतिया रोग बोलते हैं, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैनकोजेब, मैक्लोब्यूटानिल जो है उसका छिड़काव, और सल्फर सबसे पहला जो छिड़काव जो करना है वो बुलंदशील सल्फर का, उसके बाद हम करेंगे मैनकोजेब का, फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, फिर बाद में हम करेंगे मैक्लोब्यूटानिल का। अब एक और जो शिकायत इसमें आती है जो बहुतायत रूप से कद्दू वर्गीय में आते हैं वो डाउनी मिल्ड्यू, जिसके लिए डाइमेथोमार्फ मैनकोजेब, मेटलक्सिल मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन भी डाउनी मिल्ड्यू में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उतना काम नहीं करता जितना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड चूर्णित आसिता में काम करता है। बात करेंगे कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, अभी बात हुई थी, ये मोज़ेक वायरस है, ये एफिड से फैलता है। दूसरा सफेद मच्छर से भी मोज़ेक वायरस आता है, लेकिन उसके लिए हमें रोग ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर मिट्टी में दबा देना चाहिए, जला देना चाहिए। और दूसरा ध्यान रहे कि खेत के आसपास मक्का न लगाएं तो ज्यादा उचित होगा। इस रोग की रोकथाम के लिए सफेद मच्छर का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एसिटिमाप्रिड 20 SP 0.6 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर के छिड़काव करें। फ्रूट रॉट जो होता है, फल सड़न जो होता है, इसके लिए मैनकोजेब, मैक्लोब्यूटानिल, क्लोरोथाइनिल और एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो है वो भी हम इसमें छिड़काव के रूप में भी अनुशंसित की गई है। एंथ्रेक्नोज जो है ये बीमारी भी बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान करती है, जैसे क्लोरोथाइनिल, मेटलैक्सिल, मैनकोजेब, इनका जो है हम मेटलैक्सिल मैनकोजेब का मिला जुला कॉम्बिनेशन हम छिड़काव करेंगे। जब हमारे लक्षण शुरू में ही पत्तियों पर दिख जाए उसी समय इसका छिड़काव कर देना चाहिए। डैम्पिंग ऑफ मतलब ये शुरुआत में जो है जो पौधा जब उगता है उसके 4-5 दिन के बाद ही ये बीमारी आ जाती है, जिसको आंध्र गलन बोला जाता है। इसके लिए कैप्टॉन, हेक्साकोनाजोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फोस्फेटाइल और बीज उपचार ये सबसे ज्यादा जरूरी है डैम्पिंग ऑफ को रोकने के लिए। बात करते हैं अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, जड़ पर्ण धब्बा रोग जो होता है, ये पर्ण धब्बा रोग एक तो सार्कोस्फेरा होता है, लेकिन ये जो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है ये एक किनारे आएगा फिर बीच में आएगा, इस तरीके से ये धब्बा रोग है। इसके लिए क्लोरोथाइनिल, डिफेनाकोनाजोल, मैनकोजेब ये दवाइयाँ इसके लिए रेकमेंड की गई है, इनका आप छिड़काव करें। फ्यूजेरियम विल्ट जो होती है, जैसे झुलसा रोग बोलते हैं, इसके लिए फसल चक्र अपनाएं। 2 साल तक उस खेत में कोई भी कद्दू वर्गीय फसलें न लें, और उस समय जो है आप ट्राइकोडर्मा विरिडी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कैप्टॉन, हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर सकते हैं और बीजोपचार अनिवार्य रूप से करें। मिट्टी का उपचारण भी
हमने बताया था कि जब पका हुआ गोबर के खाद है उसके अंतर्गत उसमें हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास मिला लेते हैं, जिससे मिट्टी का भी जो है उपचार हो जाता है और बीजोपचार जो हम करते हैं और फिर हम जो बचा हुआ है उसमें हम परनी छिड़काव करते हैं। बात आती है ड्रिप सिंचाई की समय तालिका की। जो ड्रिप सिंचाई है मैंने आपको अभी बताया था, इसमें गोल या चपटी वाली ड्रिपर का उपयोग करते हैं और इसके बाद में इसमें जो है पानी फरवरी से लगाकर मई महीने तक 1.34 मिलीमीटर से लगा के 5.80 मिलीमीटर पानी देना है। जब हम जून से लेकर के सितंबर की सिंचाई करते हैं तो उसमें 1.81 से लगा के 3.56 मिलीमीटर पानी हमको देना है। बात आती है हमारी पोषण प्रबंधन की, जिस हिसाब से हम पानी देते हैं उसी प्रकार तब हम लोग जो आधार खाद देते हैं उसमें जैविक खाद हम शुरू में डाल देते हैं। पोटाश, डीएपी, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट हम बेड के ऊपर डाल करके फिर उसकी जो है हम बुआई करते हैं, क्योंकि जब मल्चिंग बिछाते हैं तो उसके पहले हम खाद पहले बेड पे डाल देते हैं, उसके बाद मल्च बिछा करके इस तरीके से जो आपको पता है छेद करके हम जो है उसमें इसकी बुआई करके फिर उसके बाद ड्रिप पहले ही लगा दी जाती है। आधार खाद के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद आप जब डीएपी डाल रहे हैं तो उसके साथ माइक्रोराइजा निश्चित रूप से डालें, जिससे कि जो माइक्रोराइजा उसको डालने से जितना डीएपी आप डाल रहे हो वो पूरा का पूरा पौधे के पोषण के लिए पूरा मिल जाता है। बात करते हैं हम फर्टिगेशन की, फर्टिलाइजर इंजेक्शन। मैंने आपको अभी बताया जितने जैसे जैसे बूंद बूंद से पानी जाता है उसी प्रकार से खाद भी जो है वो बूंद बूंद ही पौधों की जड़ों में पहुंचाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था वनस्पतिक फूल फल तुड़ाई अवस्था में 19-19 यूरिया, 1261-0, 13-0-45 पोटाश, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी खादें हमको उसकी अवस्था के अनुसार फर्टिगेशन के रूप में हमें देना है। हालांकि ये तो एक गाइडलाइन के लिए, लेकिन जो मिट्टी परीक्षण या मिट्टी का प्रकार स्थानीय स्थिति के आधार पर हमारी जो खाद की मात्रा है वो घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। बात करते हैं आवश्यक बातों की। ये फर्टिगेशन जो चार्ट है वो गाइडलाइन के लिए है। फर्टिगेशन टैंक में यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सल्फेट, पोटाश को मिला सकते हैं, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को मिला सकते हैं, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिला सकते। परनी छिड़काव के लिए हमें क्या करना है, 19-19-19, 13-40-13, 0-52-34, 13-0-45 इनका पत्ती पैसे पंप में लेकर के, जैसे 50 ग्राम प्रति लीटर पानी है, वानस्पतिक अवस्था में 60 ग्राम, फल विकास अवस्था में 60 ग्राम और फल परिपक्व अवस्था में 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में लेके छिड़काव करना है। किसान भाइयों, ये हमने जो उन्नत सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई के बीच जो तुलनात्मक अध्ययन किया है वो पानी की बचत का किया है। जब हम ड्रिप सिंचाई लगाते हैं तो 60 से 65% पानी की बचत होती है। एक जैसी सिंचाई होती है, ऊर्जा की बचत होती है, खरपतवार रोगों में कमी आती है, बेहतर गुणवत्ता और उपज आती है और कम श्रम लागत की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। तो आप देखेंगे कि ये जो उन्नत खेती है इसमें कुल लागत 49,000 है और कुल लागत का 10% जोड़ते हैं तो 53,900 रुपए। यही हम पारंपरिक खेती की बात करते हैं तो 31,000 रुपए कुल लागत आती है, 10% जोड़ते तो 34,100 रुपए इसकी लागत आती है। अब हम बात करेंगे कि लागत तो हमने जोड़ दी, लेकिन उसके साथ साथ आय कितनी आ रही है। अगर हम देखें तो परंपरागत खेती के अंदर में जो आय जो आती है वो कुल आय आती है 72,000 रुपए। मतलब जो हमने उत्पादन निकाला उसको हमने कितने भाव में बेचा वो 72,000 रुपए, उसमें से हमने जो खर्चा किया वो 34,100 रुपए, तो 37,900 रुपए में परंपरागत सिंचाई में प्राप्त होती है। यही हम अगर उन्नत खेती करेंगे तो जो खीरा है वो उन्नत खेती के अंदर में 1,20,000 तो हमें कुल आय मिली, उसमें से हमने हमारे खर्चों को घटाया 53,900 रुपए, तो 66,100 रुपए हमारी शुद्ध आय की प्राप्ति हमें हुई। अगर हम संरक्षक खेती में लगाते हैं तो इसका 3 गुना हमें खीरे का उत्पादन संरक्षक खेती में मिल जाता है। उसमें हमें क्या करना है कि अगर हम उसको नेट हाउस में भी करते हैं, पॉली हाउस में भी कर सकते हैं, ग्रीन हाउस में भी कर सकते हैं। नेट हाउस में लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉली हाउस में लगाएंगे कोई परेशानी नहीं है, और ग्रीन नेट लगा करके हम इस तरह की खेती में भी ककड़ी का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सकते हैं। अब ये सारी बातें आज हमने की, परिमित खेती की बातें की, और हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है इसके जुड़ने पर हमारे जो कृषक हैं, हमारे वेंडरों के माध्यम से हमारे कितने कृषक जुड़े हुए हैं। अभी तक हमारे 8,000 जो किसान हैं उन्होंने इस फार्म सिग्मा मोबाइल को डाउनलोड किया है। मैं सभी किसान बंधुओं को जो कि हमारे वेंडर के माध्यम से जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउनलोड करें और इसमें जो है उन्हें
70 फसलों की जानकारी है, मंडी भाव के अपडेट्स हैं, मौसम का पूर्वानुमान है, मिट्टी परीक्षण के आधार पर उन्हें ये भी जानकारी दी जा सकती है कि आपके मिट्टी की स्थिति क्या है, उसके अनुसार आपको क्या करना चाहिए, कौन सी फसल लगाना चाहिए, कौन सी नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, अगर आप फसल की क्लिप्स भेजते हैं तो उसके आधार पर उसकी आपको परामर्श भी देते हैं, और 1 सप्ताह के बाद हम क्या करते हैं, जो परामर्श दिया है उसका आंकलन करते हैं कि क्या आपको उसके परिणाम मिले कि नहीं मिले। यहीं पर मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों, आज जितने भी हमारे कृषक बंधु हमारे समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड किसान भाइयों, आज जितने भी हमारे कृषक बंधु हमारे समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड किसान भाइयों, आज जितने भी हमारे कृषक बंधु हमारे समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड